समर अपनी डांस क्लास से घर वापस जा रहा होता है कि उसे अचानक बीच रास्ते में एक जूते पड़े हुए मिलते हैं। सुनसान सड़क पर इतने सुंदर और नए जूतों को पड़ा देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो इधर उधर देखता है और उन जूतों को अपने बैग में रखने लग जाता है। जूतों को छूते ही जोर से हवा चलने लग जाती है और बिजली चमकने लगती है, पर वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता और जूते उठाकर बैग में रख लेता है। और घर जाकर समर अपनी माँ सीमा से बोलता है, माँ, ये देखो मेरे नए जूते। ये कहाँ से ले आया है तू? मैंने तो तुझे कोई पैसे नहीं दिए थे, फिर कहाँ से मिले तुझे ये? माँ, जरूरी थोड़ी है कि मैंने ये खरीदे ही हूँ। ये मुझे रास्ते में पड़े मिले, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए बस। नालायक, कितनी बार तुझे बोला है कि रास्ते से कोई सामान मत उठाया कर, मगर तू है कि मानता ही नहीं है। चल जा यहाँ से, इसे अभी बाहर फेंक कर आ। अरे, इतने महंगे और अच्छे जूते कोई फेंक कैसे सकता है? मैं नहीं फेंकूंगा, अब ये मेरे हैं। समर जल्दी से जूते निकाल कर पहन लेता है और जूते पहनते ही ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में किसी अनदेखी शक्ति ने प्रवेश किया हो। उसका चेहरा अचानक से सफेद हो जाता है और वो अपना सर झुकाए बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है। तो उसकी माँ सीमा उससे बोलती है, अरे पहन क्यों लिए तूने? निकाल इसे और जा जल्दी बाहर फेंक के आए जूते। बताऊं तेरे पापा को अभी? कितना बोलती है तू बुढ़िया, चुप नहीं रहा जाता तुझसे। ये मेरे जूते हैं और कोई इन्हें मुझसे नहीं छीन सकता, समझी? सीमा चुपचाप समर को देखती ही रह जाती है। अचानक जूते पहनते ही समर का रंग ढंग ही बदल जाता है। समर अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेता है। माँ के बहुत बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आता। तब सीमा भी थक कर गुस्से में बाहर बाजार चली जाती है। वहाँ उसे उसकी पड़ोसन रमा मिलती है और सीमा रमा को सब कुछ बताती है। तो रमा कहती है, देखो सीमा बहन, समर वैसे तो बहुत ही समझदार और चंचल लड़का है, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई बात होगी। आप उसे किसी बाबा से दिखवाओ। अक्सर लोगों पर ऊपरी हवा या फिर वो जिनका साया पड़ते ही उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। अरे नहीं नहीं रमा बहन, ऐसा मत बोलो। समर मेरा बेटा ही है। शायद मेरे जूतों के लिए गुस्सा करने की वजह से नाराज हो गया है मुझसे, इसीलिए वो बोल नहीं रहा है। कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाम को जब सीमा और उसका पति धीरज घर आते हैं तो समर की हालत देखकर डर जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। समर हॉल में बैठकर 10 लोगों का खाना अकेले ही खा रहा होता है और कभी मांस मच्छी ना खाने वाला लड़का राक्षसों की तरह प्लेट भर भर के मांस खा रहा था। सीमा जी, मैं ये क्या देख रहा हूँ? समर पर कौन सा भूत चढ़ गया है? पता नहीं, जब डांस क्लास से आया था तब तो बिल्कुल ठीक था। फिर ये हुआ कैसे? शायद उन जूतों की वजह से है। कौन से जूते? क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको क्या? अभी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। रमा बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी। चलो उनसे जाकर मदद मांगते हैं। दोनों चुपचाप बिना किसी आवाज किए वहां से निकल जाते हैं और रमा के घर पहुंचकर सारा हाल बताते हैं। रमा भी सुनकर डर के मारे कांपने लग जाती है और बोलती है, दैया रे, सीमा बहन ये क्या बोल रही हो? आपके बेटे पर भूत चढ़ा है और हम भी आपके घर के बगल में ही रहते हैं। कहीं वो यहाँ ना आ जाए। चलिए चलिए अंदर बैठकर बातें करेंगे, वरना आज हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। अंदर बैठने का टाइम नहीं है। मैं अपने बेटे को एक भूत के साथ नहीं छोड़ सकती। हो सके तो आप बस मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं कैसे अपने बेटे को उस भूत पिशाच से बचाऊं। आप सुबह किसी बाबा के बारे में बता रही थी, बताइए ना बहन। हाँ, आप काली पहाड़ी वाले बाबा के पास चले जाइए, वो बाबा आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, हम जल्दी से उनके पास ही जाते हैं। जितना देर करेंगे मेरे बेटे को उतना उस जिन के इशारे पर नाचना पड़ेगा। बाबा आप कहाँ हो? हमारी मदद करो बाबा। आ गई तू? आप जानते हो मुझे। आप कहाँ हैं? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तू वही है ना जिसके बेटे को जिन ने अपने काबू में कर रखा है। वो जिन हर उस आदमी को अपने काबू में कर लेता है जिसे उसके जूतों से प्यार होता है। जूते? धीरे धीरे सीमा को सब कुछ समझ आने लग जाता है कि उसके बेटे का ये हाल
तब से ही है जब से समर ने बाहर से लाए हुए वो जूते पहने हैं। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वो मेरा इकलौता बेटा है, कोई नहीं है हमारा उसके सिवा। वो जिन इतनी आसानी से तेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। वो जिस भी इंसान को पकड़ता है उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान ना निकल जाए। बाबा, ऐसा मत बोलिए, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। आप बस बताइए कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। बाबा सीमा और धीरज को एक लाल कपड़े में बंधी भभूत और एक जादुई खंजर देते हैं और उनको इस्तेमाल कर समर को बचाने का उपाय बता देते हैं। वहाँ से सीमा और धीरज घर आकर देखते हैं जहाँ समर उन जूतों को पहनकर नाचने में मगन था। बेटा समर, कौन हो तुम? बेटा समर, हम तुम्हारे माँ पिताजी हैं। तुम इस लड़के के माँ बाप हो नहीं और अब ये लड़का मेरा गुलाम है। तुम लोग मेरे काम में दखल मत दो वरना अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, अब इस घर और इस शरीर पर मेरा राज है। समर डरावनी आवाज में जोर से हंसने लगता है और डर के मारे धीरज और सीमा कांपने लगते हैं। सीमा हिम्मत करके समर को जूते उतारने को बोलती है। बेटा समर, जूते उतार दो। अब तुम घर में भी जूते पहने रखोगे क्या? लाओ, मैं उतार दूं। सीमा जैसे ही समर के जूतों को छूने को होती है, समर गुस्से में बोलता है, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूतों को हाथ लगाने की? बेटा, तुम्हारी माँ है ये। मेरी कोई माँ नहीं है, मैं जिन हूँ, जिन। छोड़ दो मेरे बेटे को, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये जब तक जिंदा है तब तक मेरे इस धरती पे रहने का ये ही एक जरिया है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना इसके साथ साथ तुम लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरे रहते मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना बोलकर धीरज और सीमा दोनों बाबा के बताए हुए उपाय को अंजाम देने का इशारा करते हैं। सीमा हिम्मत करके बाबा के कहे अनुसार चालाकी से समर की आंखों में भभूत फेंक देती है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और धीरज जल्दी से समर को धक्का दे देता है और समर के गिरते ही उसके पैरों से जूते निकल जाते हैं। जूते निकलते ही जिन समर का शरीर छोड़ देता है। सीमा बिना देर किए बाबा का दिया हुआ जादुई खंजर उस जिन के सीने के आर पार कर देती है। जिन जोर से चिल्लाते हुए जादुई खंजर के साथ भस्म हो जाता है और उसी समय वो जूते भी जल के राख हो जाते हैं। तो वहीं समर बेहोश हो जाता है। समर, तू ठीक तो है मेरे बच्चे? भगवान का शुक्र है कि हमारा समर उस जिन के चंगुल से आजाद हो गया। चलो इसे अंदर कमरे में लेटाओ, अभी होश आ जाएगा इसे। सीमा और धीरज की समझदारी से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उन्होंने समर को जिन के साए से आजाद करवा लिया। समर को भी अब समझ आ गया है कि बाहर से पड़े जूते उठाकर उसने कितनी बड़ी गलती करी और अपने साथ साथ अपने माँ पिताजी की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया।